अपना वही बिंदु, उससे स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कि सिर्फ पानी से नहाने वाला ही सफल नहीं होता है, सिर्फ पानी से नहाने वाला ही सफल नहीं होता है, पसीने से नहाता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब वही अपना पाठ संधि। संधि में हमने वृद्धि संधि का हम जो अपवाद था कि ए या आ के बाद में, वृद्धि संधि में क्या था लास्ट उदाहरण कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद री हो तो क्या आदेश होता है, आर आदेश हो जाता है। वृद्धि संधि में हमने लास्ट में पढ़ा था कि ए आ के बाद री होता है तो उसका आर आदेश होता है। जैसे उदाहरण दिया था प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति। अब देखो इसमें प्र में ए है और यहाँ री है, यहाँ री है, री ए के बाद री होने पर री का अर आदेश होता है गुण संधि में, लेकिन वृद्धि संधि में क्या है कि यहाँ आर आदेश होगा तो यहाँ हो जाएगा प्रारच्छति। ऐसे ही कंबलम, कंबल धन ऋणम। अब न में ए है, वृद्धि संधि क्या कहती है कि ए या आ, प्रथम पद में ए या आ के बाद अगर री आता है तो उसका आर आदेश हो जाता है। तो प्रथम पद में आ नहीं तो ए है और बाद में री है तो इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आर आदेश हो जाता है। गुण संधि में क्या था कि ए या आ के बाद अगर री होता है तो उसका अर आदेश होता है, लेकिन वृद्धि संधि में आर आदेश होगा। जब हम इसका रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंबल। अब न में आ मिलेगा तो ना, और ये र आधा है इस री की जगह तो ये हो ही गया आर, अण है और ये र, ये जो र है ये क्या हो जाएगा, ऊपर लग जाएगा। क्या हो जाएगा, र आधा है, न में आ गया और ये राधा आधा र ऊपर चल जाएगा और ये ऋण में बन जाता है। ऐसे ही है एक दसार्णम या दसार्ण है, संधि विच्छेद क्या होगा, दस धन ऋण, ऋण है, वही 10 में ए है और री में क्या है, बाद में री है तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आर आदेश हो जाता है। और जब इनको मिलाएंगे तो स में आ मिला सा और ये ण और ये र है वो ऊपर चला जाएगा, दशाण है, रूप बन जाता है। ऐसे एक आता है सुखार्थ, सुखार्थ है, सुखार्थ है। संधि विच्छेद करेंगे, सुख धन रित है, सुख धन रित है। अब इस सुख में ए है और बाद में री है। हमारी वृद्धि संधि क्या कहती है कि ए या आ के बाद अगर री होता है तो उन ए और इस री के स्थान पर आर आदेश हो जाता है। तो रूप क्या बनेगा, सु। ख में से ए, तो इसमें ए और इस री के स्थान पर आदेश हुआ है, ख में आ मिला देंगे, खा, र ऊपर चला जाएगा और ये त आ जाएगा, सुखार त है। ये यहाँ अपनी वृद्धि संधि पूरी। एक बार दोबारा बताती हूँ कि हमारी दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई और वृद्धि संधि हो गई। अब हम लेते हैं यण संधि। अगली हमारी संधि है यण संधि। यण संधि। अब यण संधि का संधि विधायक सूत्र है इको यणची, इको यणची। अब क्या है ये इको यणची, पहले इसे समझते हैं फिर परिभाषा देखते हैं। इक, इक का मतलब होता है ई, छोटी ई बड़ी ई, ऊ छोटा भी हो बड़ा भी, री छोटी और री छोटी और दीर्घ और ली।
और क्या होता है री। यानी इक का मतलब क्या होता है ई उ री के बाद। अब देखो यण, यण का मतलब होता है य व र और ल। इक का मतलब होता है ई उ री, दीर्घ भी हो सकता है और ऋष भी होता है, मतलब 4 वर्ण। कौन कौन से? ई उ री। हमें याद रखना है इक वर्ण कौन सा है? 4 वर्ण ई उ री और री। वैसे ही यण, यण में क्या होता है? य व र ल, वही 4 वर्ण। यण में क्या होता है? य व र ल, 4 वर्ण होते हैं। एक वर्ण है अच्छी, अच, अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। अब देखो इसकी परिभाषा कैसी होती है कि जब ई उ री के बाद के, ई उ री के, या ऐसे कर लो ई उ री के बाद असमान, जब ई उ री के बाद असमान स्वर वर्ण आए, असमान स्वर वर्ण आए तो ई या ई का क्या हो जाएगा? य, यानी ऋस्व री और दीर्घ री का क्या हो जाए के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। उ या दीर्घ उ आए तो उसका क्या होगा? व। री आए तो री का र, और री का ल। एकादेश हो जाता, एकादेश हो जाता है। एक बार दोबारा समझो परिभाषा को कि जब ई उ री के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल आदेश हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। अब देखो इसको छोटे शॉर्ट में बनाते हैं। ई उ री के बाद असमान स्वर वर्ण। अब देखो इधर एक मिनट कि संधि कार्य, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। मैंने पहले भी कहा था कि आपके संधि कार्य कहाँ कहाँ होता है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम वर्ण द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में होता है, तो यहाँ संधि कार्य होता है। अब मैंने क्या कहा, अपनी यण संधि क्या कहती है कि जब ई उ जब का मतलब कि प्रथम पद में ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया द्वितीय पद। ये कौन सा हुआ? द्वितीय पद। तो प्रथम पद में यहाँ क्या होगा? ई उ री, इन चारों अक्षरों में से इन चारों वर्णों में से एक वर्ण होगा। और यहाँ द्वितीय पद में क्या होगा कि कोई भी स्वर होना चाहिए, यानी समान स्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समान स्वर होगा तो तुम्हें पता है कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाती है। इसलिए इन चारों वर्णों में से एक वर्ण हो और क्या हो? द्वितीय पद में स्वर होना चाहिए, असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। तो क्या होगा? अगर हमारी ये दोनों शर्तें मिलती हैं कि ई उ री के बाद असमान स्वर वर्ण है तो ई का क्या हो जाएगा? ये। अब इस ई में मैंने यहाँ लिख दिया है ऋस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। ई का यह हो जाएगा, उ का क्या हो जाएगा? व, और री का र और री का ल हो जाता है। री का क्या हो जाता है? ल हो जाता है। अब हम इसको एक मंजूषा में बंद करेंगे ताकि हमें देखते ही पता चले कि यण संधि क्या? ई उ री के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल आदेश हो जाता है। अब हम इसका उदाहरण लेकर के समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं हम क्या?
इसको इधर लिख देती हूँ, ई उ री और ली। बाद में असमान स्वर, असमान स्वर होगा तो क्या होगा, ई का यह हो जाएगा, उ का वह हो जाएगा, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं। अति उत्तम, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। अब देखो हमारा प्रथम पद ये रहा और द्वितीय पद ये है। हमें यण संधि की परिभाषा याद है क्या, कि प्रथम पद में ई उ री और बाद में असमान स्वर यानी स्वर होना चाहिए, समान नहीं असमान होना चाहिए। तो देखो है क्या, प्रथम पद ये, तय में क्या है, ई है, मतलब तय में क्या है, ई, और बाद में क्या है, स्वर है उ, असमान स्वर हो गया, ई और उ हो गया। तो अब देखो इन दोनों के स्थान पर क्या, इन दोनों के स्थान पर नहीं होगा ये। एक बात मैंने आपको बताई नहीं, अब बता रही हूँ कि देखो वृद्धि, गुण, दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये तीन संधियाँ ऐसी हैं जिनके दोनों पदों में संधि कार्य होता है। मतलब प्रथम पद में और द्वितीय पद में दोनों पदों में संधि कार्य होता है, लेकिन दो संधियाँ ऐसी हैं जिनके दोनों पदों में संधि कार्य नहीं होता है। पहली तो क्या है, यण संधि, और दूसरी क्या है, अयादि संधि। इसके दोनों पदों में संधि कार्य न होकर के प्रथम पद के जो प्रथम पद है उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर ही संधि कार्य होता है। एक बार दोबारा से, ये तीनों संधियां हैं, इन तीनों संधि में दोनों पदों वाले वर्णों के स्थान पर संधि कार्य होता है, लेकिन यण और अयादि संधि ऐसी है जिसके प्रथम पद के प्रथम पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही संधि कार्य होता है। यहाँ तो सिर्फ ये दे रखा है कि असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। तो अब इसमें देखो, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह। शर्त क्या थी कि इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए और बाद में असमान स्वर होना चाहिए। तो शर्त ई है, तो ई के स्थान पर क्या होगा, यह होगा। तो अब देखो, तय में से ई निकाल दी तो तय क्या हो गया, आधा। अब इस ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, ये आदेश होगा कि नहीं। अब ये उत्तम का उत्तम। अब देखो इसको जोड़ते हैं, तय के बाद में व्यंजन है और व्यंजन होने के बाद तय क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि आधा है तय, और यह भी आधा है, लेकिन इसके बाद में क्या है, स्वर है, तो ये स्वर इस ये में मिल जाएगा। तो तय का तय लिख लिया और ये में इस उ को मिला दिया, अति उत्तम। क्या बन गया, अति उत्तम। दूसरा, अपना एक दूसरा उदाहरण है, इत्यादि, इत्यादि। अब इत्यादि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इति धन आदि, इति धन आदि। इधर देखो क्या, कि वही हमारे संधि कार्य क्या, कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो देखो देखिए कि हमारा प्रथम पद में जो संधि कार्य यहाँ हो रहा है, इस तय में क्या है, ई है, और बाद में क्या है, असमान स्वर वर्ण, कोई सा भी असमान स्वर, मतलब यहाँ ई है तो ई को छोड़ करके और कोई भी स्वर हो सकता है। तो द्वितीय पद में आ है, मतलब स्वर है। तो वही ई, तय में से ई को निकाल दिया, तय आधा। इस ई के स्थान पर क्या होगा, देखो हमारी परिभाषा में ई के स्थान पर यह हो रहा है, तो इस ई के स्थान पर हमने यह लिख दिया और ये आदि का आदि ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यण संधि में और अयादि संधि में द्वितीय वर्ण के स्थान पर कोई फेर बदल नहीं होगा, संधि कार्य होता है
तो सिर्फ प्रथम पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। अब जब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ई तय के बाद में वही व्यंजन, तो तय आधा का आधा। ये के बाद में स्वर है तो ये ए इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, यानी आ है, ये में आ मिल गया तो या, और ये दी इत्यादि रूप बना। ऐसा ही अपना एक उदाहरण है शुद्धोपास्य, जो हरदमी आता रहता है। शुद्धोपास्य, अब देखो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। क्या संधि विच्छेद करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, यण संधि में इसकी हम पहचान कैसे करें। देखो गुण संधि की तो हमने पहचान की थी कि नाम सा हो और एक मात्रा हो। वृद्धि संधि की हमने जो पहचान की थी उसमें क्या था कि दीर्घ वृद्धि आदेश यानी 2 मात्रा होती है। अब देखना यण संधि में क्या होता है कि य व र ल, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 इसमें शब्द, जो भी शब्द दिया हुआ है और उस शब्द में ये चारों वर्ण में से कोई सा भी वर्ण है और उससे पहले, मतलब इन चारों वर्णों से पहले आधा वर्ण होना चाहिए। आधा वर्ण कैसे है, देखो सॉरी, जैसे इसमें यह है, ये से तय आधा है कि नहीं, पहले है। अब इन्हीं चारों वर्णों में से यहाँ यह है और इससे भी पहले आधा वर्ण है, मतलब ये किसकी पहचान करा रहा है कि यण संधि है। अब देखो इसके हम संधि विच्छेद करते हैं। क्या, अब संधि विच्छेद करते हैं तो ये करते हैं कि कैसे होगा। अब संधि विच्छेद करते हैं तो हम ये देखना चाहिए कि ये यह है वो किसके स्थान पर आता है। इसमें देखो ये किसके स्थान पे आ रहा है, ई के स्थान पर, मतलब हमें ध की क्या लगा देनी है, ई की मात्रा। तो शुद्धि धन, ये में से ऊ निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये के स्थान पे तो ई आदेश हो गया, बचा ऊ, तो ऊ को हम इधर लिखेंगे उपास्य। अब देखो देखते हैं कि हमारा संधि जो हम विच्छेद किया है वो सही है कि नहीं इस परिभाषा के अनुसार। तो देखो ये सु, अब देखो इसमें ध है, ध में ध को लिख दिया हमने आधा, क्यों, क्योंकि ई को निकाला है। अब इस ई को हमने निकाला और ये पाश का पाश। अब देखो हमने इसमें से ई को निकाल दिया और ये ध है आधा। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए रूप क्या बनेगा, सु ध, सॉरी इस ई के स्थान पर यह होगा ना, हमने यह किया है ई के स्थान पर। संधि विच्छेद कर दिया शुद्धोपास्य। अब देखो कि ये शब्द बना कैसे है, इसको देखो, सु का सुध है और ये ध आधा और ये आधा, क्योंकि ये में से ऊ निकल गया, आधा हो गया। अब देखो क्या होगा, ये ध का ध आधा, क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्या है, ये है। अब ये क्या हो जाएगा पूरा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में ये स्वर वर्ण है और ये स्वर वर्ण है जो इस ये में मिल जाएगा तो ऊ की मात्रा लग जाएगा और ये पा शे का पास से बन जाएगा। अगर एक उदाहरण लेते हैं प्रत्येक, एक उदाहरण लेते हैं प्रत्येक। अब देखो इसमें क्या कि प्रतिधन एक, संधि विच्छेद किया प्रतिधन एक। अब देखो इन चारों वर्णों से एक क्या है, यह है और ये से ठीक पहले आधा वर्ण है। यण संधि की पहचान करो तो इसमें भी आधा वर्ण आ रहा है, इसमें भी आधा और इसमें भी आधा। अब हमने इसका संधि विच्छेद किया, अब ये बना क्या कि इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाता है तो प्र, अब तय में से ई निकल गई तो तय आधा और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा यह, और यह आधा, क्योंकि आधा है ये और ये एक का एक ही रहता है, क्योंकि इस पद में संधि कार्य यण संधि में नहीं होता है और यहाँ ही प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही यण संधि में संधि कार्य होता है। अब जब इनको मिलाएंगे, तय के बाद में व्यंजन है और तय आधा है तो व्यंजन भी है, तो तय क्या रहेगा, ये आधा का आधा ही रहेगा। अब यह है, यह को हम पूरा लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाद में यह के बाद में स्वर है और स्वर क्या मिल जाता है, व्यंजन में मिल जाता है, तो ये ए और ये क, प्रत्येक। अब आगे
हमने शुद्धि उपास्य इत्यादि इति यत्र, और एक है स्त्रुत सव। इसका संधि विच्छेद, क्या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वही आधा त्र है और यह है, तो क्या हो जाएगा, यह किसके स्थान पे आता है, ई के स्थान पर, तो स्त्री। अब यह में से ऊ निकल गया, उत्सव। अब हम जब इसको बनाएंगे क्या कि ये रूप कैसे बना, मान लो एक शब्द आता है हमारे संधि विच्छेद किया हुआ, एक उदाहरण आता है 10वीं क्लास के अंदर, एक तो संधि विच्छेद किया हुआ और एक शब्द ही दिया जाता है जिसका हमें संधि विच्छेद करना होता है। अब मान लो ऐसा देगा तो हमने इसकी संधि विच्छेद कर दी, और अगर संधि विच्छेद किया हुआ देगा तो हमें कैसे क्या करना है। अब देखो अब त्रय में से ई को निकालेंगे तो त्रय क्या हो जाएगा, आधा, और इस ई के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, यह आदेश हो रहा है, तो हमने यहाँ यह कर दिया, ये उत्सव का उत्सव हो गया। अब देखो जब इनको मिलाएंगे तो क्या होता है, ई। अब देखो ये त्रय है, त्रय के बाद में क्या है, आधा है और व्यंजन है, तो ये आधा का आधा ही रहेगा। अब देखो ये है, इसके बाद में क्या है, स्वर है, तो ये जो ऊ है वो ये में मिल जाएगा, स्त्री सब रूप बन जाता है। कैसे कि जब यण संधि में क्या होता है कि ई को यणची, इक के स्थान पर, इक मतलब क्या होता है, ई ऊ री री, इक का मतलब क्या होता है, ई ऊ री री के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। अब हमने ई के उदाहरण कर लिए, पूरे ई के उदाहरण थे वो हमने कर लिए, लेकिन आपके लिए एक शब्द देती हूँ जिसका आप संधि विच्छेद करके बताओगे, क्या, पर्यावरण। पर्यावरण का आप संधि विच्छेद करके बताओगे कि इसमें कौन सी संधि है। ये आपका एक मान लो